अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल करीम। आज का जो मेरा टॉपिक है थोड़ा सा हसास नौइयत का है। इस पे बात करते हुए लोग घबराते हैं और इसको सुनने और देखने के लिए बहुत ज़्यादा बहादुरी की ज़रूरत है और मैं समझता हूँ कि आप सब लोग बहुत बहादुर हैं। देखें, कोई भी बीमारी ऐसी जो जानलेवा हो उसके हवाले से इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्पेशली अगर बात करें इस बीमारी की जो कि कैंसर है, इसके हवाले से लोग बहुत ज़्यादा मिसगाइडेड हैं। मार्केट में फ़ेक न्यूज़ मौजूद हैं और सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि ये बीमारी पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल रही है। तो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि इस पर कोई वीडियो बनाया जाए, जो इन्फॉर्मेशन एक्चुअल है जो कैंसर के हवाले से वो आपको दी जाए और हम इस पे बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है मैं सिम्टम्स पे बात नहीं करता, आपको पता है, मैं पहले फिर रिपीट कर देता हूँ, सिम्टम्स पे मैं बात इसलिए नहीं करता कि बहुत सारी बीमारियों के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा आपस में मैच करते हैं और लोगों को कोई सिम्टम होता है तो वो किसी बड़ी बीमारी से इसको लिंक कर देते हैं और फिर डिप्रेशन स्ट्रेस का शिकार होकर अपने आप को जो है वो एक मज़ीद बड़ी मुसीबत में मुब्तला कर देते हैं, जिसकी वजह से मैं सिम्टम्स पे बात नहीं करता। हम बात करेंगे कि बीमारी होती क्या है, किस वजह से हो जाती है और इसका इलाज क्या है। देखिए, कैंसर के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन मौजूद है। लोग समझते हैं कि कोई ये जो है ये जानलेवा, जिसको कैंसर हो गया वो मर जाएगा और जिसको ट्यूमर हो गया वो मर जाएगा, जिसको ट्यूमर को अगर टच कर दे, कोई लोहा लगा दे तो पूरी जो है बॉडी में ये फैल जाता है। तो ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। कोई सबसे बड़ी बात यह है कि कोई बाहर से आया हुआ वायरस नहीं होता, ये कोई बैक्टीरिया नहीं होता, ये आपकी अपनी बॉडी के सेल्स होते हैं, या आपके अपनी बॉडी के सेल्स होते हैं जो कि एबनॉर्मल बिहेव करना शुरू कर देते हैं, मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं तेज़ी से, और जिनका नॉर्मल फंक्शन जो है वो टोटली डिस्टर्ब हो जाता है, बस वही कैंसर हो जाता है। देखें, और दूसरा 90% जो कैंसर सेफ़ कैंसर कहलाते हैं और वो बेनाइन होते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं होता। 10% जो है वो थोड़े से डेंजर होते हैं, यकीनी तौर पे थोड़े से तो नहीं, खैर बहुत ज़्यादा डेंजर होते हैं, मैलिगेंट कहलाते हैं वो, और वो उनका भी 90% ट्रीटमेंट हो जाता है। तो एक ये अच्छी बात है, आज के दौर में एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, बेहतर से बेहतर इसका इलाज ढूंढा जा रहा है। फिलवक्त मैं आपको बताना चाहूँगा असल में कैंसर होता क्या है। अगर ये हमारे ही सेल हैं, ये एबनॉर्मल क्यों हो जाते हैं, मैं देखें बताता हूँ। बिलियंस और मिलियन सेल्स हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा सेल्स हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं, ठीक है। उनकी तादाद मतलब अनगिनत कह सकते हैं आप। तो अब उसमें से एक सेल को ले लीजिए। एक सेल के अंदर अगर आप जाएंगे तो उसके अंदर पूरा एक सिस्टम चल रहा होता है। उसमें एक होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है ना वो कंट्रोलिंग सिस्टम पूरा सेल का चला रहा होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम के अंदर जीन्स के अंदर जो है वो जीन्स के साथ एक डीएनए होता है, वो तार की तरह से एक अंदाज़ा कर लीजिए। और डीएनए के अंदर जो जीन मौजूद होता है वो कोडेड होता है। कोडेड इन द सेंस उसमें तमाम इन्फॉर्मेशन पहले से फीड होती है। कि मिसाल के तौर पर एक मिसाल देता हूँ, एक जो है बुक है, बुक के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, वो बुक का पेज पलटते रहते हैं, वो इन्फॉर्मेशन आगे बढ़ती रहती है और उसके मुताबिक बॉडी में या फिर कहीं पर भी अमल जारी रहता है। इसी तरह से जो है वो डीएनए के साथ जो जीन मौजूद होता है वो एक समझ लें बुक होती है। बुक के अंदर जो है सारी इन्फॉर्मेशन जो वर्क जो इसका पेज चेंज होता रहता है, वो इन्फॉर्मेशन आगे बढ़ती रहती है और वही भी चेंजेस सेल के अंदर जो सेल को बिहेव करना होता है, उसको डैमेज होना होता है, मरना होता है, ज़िंदा होना होता है, मल्टीप्लाई होना होता है, उसमें मतलब सारी इन्फॉर्मेशन उससे कंट्रोल की जा रही होती है। बस होता ये है कि उस जीन में जो है प्रॉब्लम आती है, डीएनए में जो है वो सिग्नल प्रॉब्लम्स की वजह से, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन इस तरह से कोई मिस हो जाती है। कोई मिस इन अ सेंस, मिसाल के तौर पे कोई पेज ऐसा है जो खाली रह गया, जिस पर कुछ लिखा नहीं है, या फिर कोई ऐसा बुक का पेज जो फटा रह गया। बस जब ये मिस इन्फॉर्मेशन होती है और जब ये जो है वो सेल इसको रिसीव नहीं करता तो फिर वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो काम करना शुरू करता है, तो फिर वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा भी वो जो सिग्नल्स होते हैं जो वो रिसीव कर रहा होता है जीन से और डीएनए से, वो जो है वो रिसीव होना या तो ख़त्म हो जाते हैं या फिर उसको वो रिस्पॉन्स करना छोड़ देता है और फिर वो मल्टीप्लाई होते 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 बस वही एक कैंसर बन जाता है। अब देखें, इसके अंदर क्या हुआ कि जब ये कैंसर बन के, पहले मैंने आपको बताया बेनाइन होते हैं 90%, तो वो तो आप कुछ नहीं करते, वो बस एक ही जगह रहते हैं, मूव नहीं करते इधर से उधर, और वो जानलेवा भी नहीं होते जब तक कि वो किसी ऐसी नर्व वगैरह को जो प्रेस ना करें बहुत ज़्यादा। जैसे आई की है, आई की नर्व वगैरह को प्रेस करना शुरू कर दें तो यकीनी तौर पे आई साइड जो है आपकी वीक हो सकती है या फिर आप अंधे हो सकते हैं। उसमें फिर उसको जो है ऑपरेट करके निकाला जाता है, वरना अमूमी तौर पे उसको वैसे ही छोड़ दिया जाता है। लेकिन जो दूसरे टाइप के कैंसर हैं तो उसमें क्या होता है, जो जानलेवा होते हैं उसमें जो है फिर वो मल्टीप्लाई होते हैं वो फिर जो नॉर्मल सेल होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है और फिर यकीनी तौर पे फिर वो हमारे ब्लड के ज़रिए वो दूसरी जगहों पर भी चले जाते हैं। जब दूसरी जगह पर जाते हैं तो वहाँ पर भी वो यही एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और फिर वहाँ मल्टीप्लाई होते होते तो इस तरह ये कैंसर आगे बढ़ता रहता है। अब सवाल ये पैदा होता है, जो इन्फॉर्मेशन जो कोडेड थी जीन के पास और जो डीएनए के ज़रिए आगे ट्रांसफ़र की जा रही थी,
तो वो कंट्रोलिंग सिस्टम, वो इन्फॉर्मेशन डिस्टर्ब क्यों हो गई, क्या हो गया, ऐसे कौन से एक्सटर्नल फैक्टर थे जिसकी वजह से ये हो गया। तो सबसे पहले जो एक्सटर्नल फैक्टर आता है वो है आपका जो है वो तंबाकू। चाहे वो सिगरेट के ज़रिए हो, पान के ज़रिए हो, गुटखे के ज़रिए हो, मावा के ज़रिए हो, जो भी बीड़ी के ज़रिए हो, हुक्के के ज़रिए हो, तंबाकू में 7,000 ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि कैंसर कॉज करते हैं। याद रखिएगा, तंबाकू में 7,000 के करीब जो है वो ऐसे केमिकल होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं, जो मिस इन्फॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड करते हैं या डीएनए को डिस्टर्ब करते हैं या उसके सेटअप को डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से कैंसर कॉज हो सकता है, चांसेस होते हैं। इसके अलावा एक्सटर्नल फैक्टर की बात कर ले तो अल्कोहल, शराब, इसके इस्तेमाल से भी जो है वो चांसेस हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा धूप में घूमते हैं जी, यकीनी तौर पे, तो उसमें भी जो है कैंसर के चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा। अगर आप जो है वो धूप में घूम रहे होते हैं, आ रहे जा रहे होते हैं, तो क्योंकि आजकल ऐसी रेजेस आ रही हैं जिसकी वजह से कैंसर कॉज हो सकता है। इसके अलावा अगर आप किसी केमिकल फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं, केमिकल से आपका बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन रहता है, तो इस वजह से भी कैंसर कॉज हो सकता है। इसके अलावा अगर अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरे करवा रहे हैं, एमआरआई करवा रहे हैं, सीटी स्कैन करवा रहे हैं, तो इन रेजिस की वजह से भी कैंसर कॉज हो सकता है। यकीनी तौर पर मतलब ये एक्सटर्नल फैक्टर हैं जिनकी वजूहात पे जो है वो ये सारी डिस्टर्बेंस आती है पूरे वर्किंग में, सेल के और डीएनए में और जीन में, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी चेंजेस बॉडी के अंदर होती हैं और फिर वो थोड़ी होते कैंसर हो जाता है। इसके अलावा अगर आप किसी ख़ानदान में किसी को बीमारी होती है तो फिर उससे जो ट्रांसफ़र होती है तो उसमें भी ये जेनेटिक्स भी होता है कि कैंसर अगर किसी ख़ानदान में चलता आ रहा है तो चांसेस होते हैं कि उसको भी कैंसर हो जाए। तो अब यकीनी तौर पे इसके इलाज के हवाले से बात कर लेते हैं कि देखें, इसका इलाज जो है वो 3 तरीके से तो अमूमी तौर पे होता आ रहा है अब टेक्नोलॉजिकली। या तो अगर जो है एक ही जगह पे मौजूद होता है, इनिशियल स्टेज पे इसको देख लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है, तो सिंपल तरीक़ेकार ये होता है कि जिस जगह पे वो मौजूद है उसको ऑपरेशन करके काट के बाहर कर दें तो कैंसर ख़त्म हो जाता है। अगर वो फैल गया है और तो ऐसी जगह पे मौजूद है जहाँ काट के नहीं निकाला जा सकता, या फिर वो फैल चुका है बहुत ज़्यादा, तो उस सूरत में केमो दिया जाता है। केमो जो है वो हर कैंसर के हिसाब से अलग अलग होते हैं, तो वो जब उस पर काम करते हैं तो यकीनी तौर पे उसको श्रिंक कर देते हैं, थोड़ा सा उसके एक्टिविटी को स्टॉप करते हैं, फिर जब वो श्रिंक हो जाता है तो फिर काट के बाहर निकाल देते हैं। इसके अलावा फिर जो है वो रेडिएशन भी की जाती है जिसके ज़रिए से भी कैंसर को ख़त्म किया जाता है। या फिर अक्सर ऐसा होता है कि तीनों हमने जो देखा और सुना और आज तक तजुर्बे में रहा कि तीनों एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाता है। ख़ास तौर पे अगर आप बात करें ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से अमूमी तौर पे बहुत ज़्यादा आम है, तो उस सूरत में जो है वो पहले जो है वो अक्सर केमो दिया जाता है, फिर उसके बाद केमो ट्रीटमेंट के बाद फिर रेडिएशन, फिर उसके बाद उसको ऑपरेशन करके काट के बाहर कर दिया जाता है। बहरहाल ये तरीक़ेकार ट्रीटमेंट के मौजूद हैं। अगर आप देसी तरीक़ेकार पे जाएं तो यकीनी तौर पे मैं आपको एक जो है वो हर्ब बता देता हूं जो हर घर में मौजूद होती है, और वो है हल्दी के हवाले से रिसर्च चल रही है। इतना तो फाउंड हो चुका है, अगर पिछली स्टडीज़ को अगर देखा जाए तो स्टडीज़ की गई, उस पर तो मालूम हुआ कि यकीनी तौर पे कि हल्दी जो है वो कैंसर को होने से रोकती है। होने के बाद इसका जो अमल होता है उस पर भी काम जारी है यकीनी तौर पे। और हल्दी पे मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द मुकम्मल एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि हल्दी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो बहरहाल इतना तो है कि आप हल्दी इस्तेमाल करें यकीनी तौर पे। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह में तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, और मज़ीद इसका इस्तेमाल सेफ़ वे में आप इसको पढ़ें, सीखें, डॉक्टर से अपने कंसल्ट करके इसका यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि इसमें ऐसे कंपाउंड, ऐसी एक्टिविटीज़ मौजूद हैं जो कैंसर को होने से रोकती हैं। ये फाउंड हो चुका है और ये प्रूव्ड हो चुका है। तो बहरहाल, और उम्मीद करता हूँ कि आप को ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है कैंसर के हवाले से आप आगे और लोगों को भी बताएंगे, ताकि लोगों की कन्फ्यूजन क्लियर हो। और फिर दोबारा रिपीट करता हूँ कि हमें डरना नहीं है। जब किसी भी बीमारी को हमें कोई बीमारी लगती है, तो जो ख़ास तौर पे अगर आप बात करें कैंसर की, तो अक्सर आपने देखा होगा जो कैंसर के पेशेंट होते हैं वो यकीनी तौर पे डिप्रेशन के पेशेंट भी बन जाते हैं, जिसकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। जब इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है तो यकीनी तौर पर वो उस तरह रिस्पॉन्स नहीं कर पाता, और आपका इम्यून यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो उसका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अच्छी डाइट लें, आप अच्छे इन्वायरमेंट में रहें, आप खुश रहें, और
यानी कि इस तरह की अपनी हेल्थ को रखें कि यकीनी तौर पे कि वो कभी भी कोई बीमारी हो तो आपका इम्यून सिस्टम उससे लड़ सके। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।